नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपना जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 204532 इसके सॉल्यूशन को लेकर, तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले बात करें, पहला सवाल है अपना एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है और दो शब्द दे रखे हैं, डार्क और फियर, अंधेरा और डर। तो दोनों में क्या रिलेशन है उसको पढ़ते हैं कि अंधेरे से क्या लगता है, आदमी को डर लगता है। अंधेरे से आदमी को क्या लगता है, डर। और अगर आदमी ईमानदार हो तो उसके अंदर क्या बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। और जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल करते हैं तो पहला तरीका होता है अपना पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करना। तो ई का जोड़ीदार वी होता है, वी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद दूसरा तरीका होता है अपना कंपैरिजन। कंपैरिजन दो तरह का करते हैं हम। पहला कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का और फिर करते हैं फर्स्ट टू लास्ट लेटर का। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं तो मुझे ई को एफ से कंपेयर करना पड़े, यहाँ +1 हो रहा है। और जी को अगर मैं आई से कंपेयर करूं +2 हो रहा है। आई को एल से करूं +3 हो रहा है। और के को ओ से करूं तो यहाँ +4 हो रहा है। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में हमने क्या देखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर +1 +2 +3 +4 ऐसा चलता जा रहा है। तो यही रिलेशन मुझे नेक्स्ट देखना होगा। तो अगर मैं यहाँ +1 करूँ तो यहाँ जी आएगा, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के हैं। यहाँ मुझे करना है +2 जिससे आएगा जे, यहाँ करना है +3 उससे आना है एम। एम दे रखा है मुझे ऑप्शन नंबर 4 में, तो मेरा राइट आंसर क्या चला गया, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ +4 करना है और उससे क्या बन जाएगा, पी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। और यहाँ हमने देखा है कि यही पांचों लेटर इधर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। क्या कहा इसको, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। अब रिपीटेशन ऑफ लेटर्स में या तो असेंडिंग लिखा जाता है या डिसेंडिंग लिखा जाता है। पहला तरीका क्या है, या तो असेंडिंग लिखते हैं और दूसरा क्या होता है, डिसेंडिंग लिखते हैं। दूसरा तरीका होता है पहले स्वर वोवल लिखते हैं और उसके बाद कॉन्सोनेंट व्यंजन लिखते हैं। तीसरा तरीका होता है लेफ्ट से कुछ अक्षरों को उठाते हैं और कुछ अक्षरों को हम राइट से पिक करते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। देखो इसने पहले किसको लिखा, EID, तो मैं राइट से चल रहा हूँ। देखो राइट से चला, पहले पहला लेटर लिया, फिर तीसरा लेटर लिया और उसके बाद पांचवा लेटर लिया और फिर लिखा है R और V। तो मैं जब लेफ़्ट से चलूँ तो पहले मैंने दूसरा लेटर पिक किया और उसके बाद चौथा लेटर पिक किया। गॉट इट। तो सबसे पहले मैं किधर से चला, लेफ़्ट से, और लेफ़्ट से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को उठाते हुए चला। तो अगर मैं लेफ़्ट से यहाँ से चलूँ ऐसे, तो मैं MGB पहले ही लेटर्स को लिखूँगा। यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ अवेलेबल है और यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आंसर तो यही निकल गया मेरा। और जब मैं लेफ़्ट से चलूँगा तो पहले ई को लूँगा और उसके बाद यू को, तो यहाँ ई और यू है। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चौथे नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। सवाल आसान दिख रहा है। जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले स्क्वायर क्यूब की बात करते हैं। तो 49 है 7 का स्क्वायर और उसके बाद है 9 का स्क्वायर, मतलब इसमें +2 है। ये है 8 का स्क्वायर और +2 करूँ तो कितना हो जाए, 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, पांचवा सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 42 से 31 बनाए हैं, तो ना तो यहाँ स्क्वायर है ना क्यूब है, यहाँ क्या किया है, -11 किया।
तो मुझे एक ऐसा ही नंबर्स का रिलेशन देखना है जिसमें 11 का डिफरेंस हो, और वो मैं अगर लेफ़्ट टू राइट जाऊँ तो -11 हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं -11 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये पांचों सवाल अभी तक जो हमने किए सारे एनालॉजी के सवाल थे, सारी वैरायटी थी, बेस्ड ऑन नंबर्स था, लेटर्स था और बेस्ड ऑन वर्ड्स था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्लासिफिकेशन ओड वन आउट का सवाल है। 4 नंबर्स मुझे दे रखे हैं। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में चेक करते हैं। तो ना परफेक्ट स्क्वायर है, ना परफेक्ट क्यूब है, ना परफेक्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो फिर स्क्वायर क्यूब के आसपास देखते हैं। तो अगर मैं 20 की बात करूँ तो ये है 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये है 5 का स्क्वायर प्लस 4, और ये है 3 का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ इसमें ऐसा कोई बैठ नहीं रहा, 4 का स्क्वायर प्लस 2। तो किसको एलिमिनेट किया मैंने, ऑप्शन डी को यहाँ एलिमिनेट किया कि बाकी 3 में क्या है, स्क्वायर और पर्टिकुलर एक ही नंबर, हर जगह आपने देखा +4 और +4 ऐड करते हुए हम चल रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल है अगेन क्लासिफिकेशन का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 4 वर्ड्स है, एक पिस्टल दे रखा है, गन दे रखा है और राइफल दे रखा है, और तीनों ही एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। फायर वेपन्स है जिनसे हम दूर से गोली चला सकते हैं। तो पिस्टल, गन और राइफल एक ही कैटेगरी में आए, तो स्वॉर्ड जो तलवार है इससे फायर नहीं किया जाता, ठीक है। और दूसरा पिस्टल, गन और राइफल तीनों से कुछ दूरी से वार किया जा सकता है, तो इसमें स्वॉर्ड तलवार को हमने अलग कर दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ओड वन आउट का सवाल है और डायग्रामेटिक बेस्ड ऑन फिगर सवाल है। तो देखो यहाँ इनमें क्या दिख रहा है कि ये जो वाला ब्रॉड वाला जो हिस्सा है, ये सब में देखो आप एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। देखो क्रम इसका क्या चल रहा है, ऐसे, इसका क्रम भी यही है एंटी क्लॉक, और इसका क्रम भी क्या है, एंटी क्लॉक। और यहाँ आप देखो ये जो ब्रॉड हिस्सा है ये किस डायरेक्शन के अंदर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो 3 में एंटी क्लॉक डायरेक्शन और 1 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन को क्या किया मैंने, यहाँ एलिमिनेट कर दिया। अगला सवाल है हमारे पास क्यूब का सवाल है। समान आकार के 64 घनों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। अब इस घन की सभी सतहों को लाल रंग से, केवल एक ही तरह का रंग है, ओनली वन टाइप ऑफ कलर। बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिस पर कोई भी रंग नहीं हो। मतलब मुझे कलरलेस क्यूब्स बताने, मुझे कलरलेस क्यूब्स बनाना, गॉट इट। क्लासरूम की अगर बात करूं तो जब भी 64 हो, मतलब इसका डायमेंशन क्या है दोस्तों, 4 × 4 × 4 ये डायमेंशन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्लोर की बात करते हैं यहाँ, गॉट इट। अब कलरलेस क्यूब्स कहाँ होते हैं, कलरलेस क्यूब्स होते हैं फ्लोर के सेंटर में। कहाँ होते हैं, फ्लोर के सेंटर में। मैं लिख देता हूँ फ्लोर के सेंटर में, सेंटर ऑफ फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर के सेंटर में। अब सेंटर में क्यूब कितने हैं, देखो 1 2 3 4, सेंटर में क्यूब कितने हैं, 4, और कलरलेस फ्लोर है 2, टॉप और बॉटम को छोड़ के, टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो बचे कितने, 2। फ्लोर कितने बचे, 2। कलरलेस फ्लोर कितने, 2, और एक फ्लोर पर कितने क्यूब है, 4। एक फ्लोर पे कितने कलरलेस, 4। जो सेंटर वाले होते हैं इन पे कलर नहीं होता, तो 4 2 जा कितना हो गया, 8। तो 8 घन ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई भी रंग नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज का सवाल है दोस्तों। सारे नंबर आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, और जब भी नंबर आसपास दिखाई देते हो तो हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए डिफरेंस की अगर हम बात करें, देखिए 24 और 32 के अंदर 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर आगे वाला डिफरेंस है 12 का, उससे आगे वाला डिफरेंस है 16 का, और उससे आगे वाला डिफरेंस है 20 का। तो जो डिफरेंस है इसमें क्लियरली विजिबल है कि यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 4 का। तो आगे वाला अंडरस्टूड डिफरेंस कितने का आएगा, 24 का। डिफरेंस कितने का है, 24। तो यहाँ अगर मैं 24 ऐड करूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 104 आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11
सीरीज का फिलर्स बेस्ड सवाल है, और जब भी फिलर बेस्ड सवाल आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग करें तो देखो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। कितने अक्षर हैं, 18। 18 अक्षरों में 3 का पेयर बनता है और 6 का, और मोस्टली हमारी बात हुई है कि 6 और 8 के पेयर कम मिलते हैं, मिल जाते हैं, एक्सेप्शन है, बट पहली प्रायोरिटी किसको दें, हम 3-3 के पेयर्स बनाएं। तो देखो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, स्पेस ए, एक 3 का, फिर दूसरा ग्रुप बना, थर्ड बना, नेक्स्ट, और उसके बाद ये हमने क्या की, ग्रुपिंग की इनकी। एक पद के अंदर 3 अक्षर हैं। फिर हम क्या चेक करते हैं, हम फिलर्स को काउंट करते हैं। रिक्त स्थान मेरे पास 4 है, 1 2 3 4, और ऑप्शन में भी मेरे पास कितने अक्षर है, 4-4। अगर ऑप्शन में 5 हो तो मुझे क्या करना पड़ता, एक रिक्त स्थान एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड के ऊपर इसमें ऐड करना पड़ता। अब 3 के हैं तो अब मुझे क्या करना है, या तो मैं पहला लेटर है उसको कंपेयर करूं, या सेकंड को कंपेयर करूं, या थर्ड को कंपेयर करते हुए चलूं। तो अगर मैं फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलूं तो यहाँ देखो हमने क्या देखा, BCD, क्या देखा हमने, BCD। पहला लेटर देखें आप, B दे रखा है, उसके बाद C दे रखा है, उसके बाद D दे रखा है, BCD। और यहाँ मुझे देखो पूरी सीरीज के अंदर 4 तरह के लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ A भी अवेलेबल है, B भी अवेलेबल है, और C भी अवेलेबल है, और D भी अवेलेबल है। गॉट इट। तो मैं यहाँ क्या करूँ, BCD, तो एक सीरीज तो क्या बन सकती है, अगेन BCD रिपीट हो सकता है, बट वो होगा नहीं। देखो BCD, अब अगर मैं यहाँ पर B लूँ तो आगे C नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन मैंने क्या पिक किया कि मैं 4 लेटर्स की सीरीज लेते हुए चलता हूँ। देखो BCDA 4 लेटर है मेरे पास, तो देखो मैं यहाँ फिल करता हूँ, इसके अंदर B है, C है, D है, और यहाँ मैंने A फिल किया। फिर अगेन देखो B है, और यहाँ मैंने क्या फिल किया, C मैंने यहाँ पर फिल किया। गॉट इट। अब आप प्रश्न का आंसर इससे भी दे सकते हैं कि 4 फिलर्स में थर्ड और फोर्थ जो रिक्त स्थान है वो A और C मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ AC नहीं है, यहाँ AC नहीं है, यहाँ AC नहीं है, यहाँ AC है। तो एक स्टेप से मेरा आंसर आ सकता है कि ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी स्टेप्स को मैं कंपेयर करता हूँ। देखो थर्ड में हमने क्या देखा, ABCD, चारों तरह के लेटर्स है। फिर अगेन हमने क्या देखा, A और B, तो ये भी बराबर फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ हमने क्या देखा, A और B है, तो मिसिंग क्या है, एक तो B मिसिंग है, B मिसिंग है, और A और B मैंने यहाँ ले लिया। गॉट इट। तो मेरे पास मिसिंग क्या है, C और D। मेरे पास क्या मिसिंग है, C और D। तो देखो ये सीरीज कैसे चली, BCDA। अगली सीरीज कैसे चले, CDAB। तो यहाँ मैं किसको लूँ, C को, और यहाँ किसको लूँ, D को। इससे अगली सीरीज क्या चलती, पहली सीरीज अगर मैंने B से उठाई है BCDA, तो अगली सीरीज किससे उठी, CDAB। नेक्स्ट किससे उठती, D से, कि DAB और C, ऐसे सीरीज चलती जाती है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है दोस्तों, अमूमन जब भी हम लेटर सीरीज के सवाल करते हैं तो सिंपल सा अभी तक 2 ही चीज़ें आपको बताई, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हुए चलते हैं, या फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ ना तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन है, और ना ही यहाँ फर्स्ट टू लास्ट कंपेरिजन। देखो अगर मैं B को T से कंपेयर करूँ, B को किससे कंपेयर किया, T से कंपेयर किया, तो +18 हो रहा है। और T से अगर मैं Z पे जाऊँ तो यहाँ +6 हो रहे हैं। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। और अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ मैं B को C से कंपेयर करूँगा तो +1 हो रहा है, और Q को T से करूँगा तो क्या हुआ, +3। अब आगे भी यही फॉलो होना चाहिए कि अगर मैं T को A से कंपेयर करूँ तो +1 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। तो ये इसमें रिलेशन नहीं बैठा। अब इसमें रिलेशन क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। ये क्या कर रहा है कि दोनों जो लेटर्स हैं इनकी पोजीशन का सम कर रहा है। B 2 नंबर पे आता है और Q 17 नंबर पे आता है, तो दोनों का सम कितना हुआ दोस्तों, 19। उसके बाद देखें आगे, यहाँ दोनों का सम करूँ तो सम कितना है, 23। नेक्स्ट दोनों का सम करूँ तो सम कितना है, 27। अगले 2 का सम कितना है, यहाँ 31 आ रहा है। और नेक्स्ट 2 का सम करूँ तो यहाँ सम आ रहा है 35।
तो क्लियरली विजिबल है। इस सीरीज के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, अगेन 4 का डिफरेंस है, अगेन 4। तो आगे वाला जो पेयर ऑफ लेटर आएगा उसका सम कितना आना चाहिए 39। तो मुझे देखना है 39 किसके अंदर आता है। तो यहाँ अगर मैं करूँ तो यहाँ सम कितना है 25, और यहाँ सम करूँ तो यहाँ कितना है सम 37 है। और यहाँ अगर आगे मैं सम की बात करूँ तो यहाँ सम कितना आ रहा है 39, यहाँ सम कितना आ रहा है 39। तो बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। नॉट इट। तो एक नया सवाल सीखने को मिला, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखें, अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर इसको अलग से मेंशन कर लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आसान सवाल है। इसने पूछा ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले तो 7 है और ठीक बाद में क्या है 6। तो मुझे कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें क्या होना चाहिए 7 5 6। कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए मुझे 7 5 और 6। तो ये 5 है, इसके पहले 7 है लेकिन बाद में 6 नहीं है। यहाँ पहले 7 नहीं है, पहले 7 नहीं है, पहले 7 नहीं है, पहले 7 और बाद में 6 है। तो एक पेयर ये बना, 5 से पहले 7 नहीं है। तो कितने पेयर बने, सिर्फ एक पेयर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें 5 के ठीक पहले क्या है 7 और उसके बाद में क्या है 6। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियां लड़कों से दुगुनी हैं। तो इनका अनुपात आ गया 2:1। इसका मतलब 40 तो लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। कमल शीर्ष से 17वां है। कमल का स्थान शीर्ष से कौन सा है 17वां। तो हमने यहाँ मेंशन किया, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं कि कमल का स्थान शीर्ष से 17वां है। तो ये कमल है और इसका आगे से नंबर कौन सा है 17। तो इसके आगे लोग कितने हैं 16। यदि कमल से 9 लड़कियां आगे हैं, कमल के आगे कितनी लड़कियां हैं 9, तो 16 में लड़कियां कितनी हैं 9। तो बच्चे हुए कौन है लड़के, तो लड़के तो हो गए 7 और लड़कियां कितनी हैं 9। अब आगे इसने पूछा है तो बताइए उससे कितने लड़के पीछे हैं, उससे कितने लड़के पीछे। तो हमने देखा यहाँ लड़के कितने हैं 20, लड़के कितने हैं 20, और कमल के आगे लड़के कितने हैं 7 लड़के उसके आगे, और 8वां हो गया कमल खुद। तो बच्चे कितने लड़के 12। तो कमल के पीछे कितने लड़के हैं, कमल के पीछे लड़के हो गए 12। अगेन देखें 7 लड़के तो कमल से आगे हैं और एक 8वां नंबर का हो गया कमल खुद। तो टोटल लड़के कितने हो गए 8 थे, कुल कितने 20। तो कमल के पीछे कितने बच्चे 12 लड़के इसके पीछे बच्चे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कैलेंडर का सवाल है, यदि आगामी कल के एक दिन बाद, तो ये तो आज है और ये कल है, और कल के एक दिन बाद मतलब ये, और ये क्या बताया गया है ये है शनिवार। 2 दिन बाद का मतलब +2 कर देते, 3 दिन बाद का मतलब +3 कर देते। तो बताइए बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले का मतलब -3, ये बीता हुआ कल है यस्टरडे है, और इससे 3 दिन पहले, तो पहला दूसरा और तीसरा ये मेरे से पूछा है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टोटल डेज चाहिए। तो कितने दिन है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब मुझे शनिवार से क्या करना है 6 दिन पीछे जाना है। अब 6 दिन पीछे जाओ या 1 दिन प्लस कर दो, तो शनिवार में 1 प्लस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए दोस्तों संडे आ जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसने कहा अमर, अकबर और एंथोनी की कुल आयु 80 वर्ष है। तीनों की कुल आयु कितनी है 80 वर्ष है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था। 3 वर्ष पहले देखो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है 80। अब इसने पूछा 3 वर्ष पहले, कितना 3 वर्ष पहले। तो हर एक आदमी की 3-3 वर्ष आयु क्या होगी इसमें से कम करनी पड़ेगी। और लोग कितने हैं 3, तो 3 3 या 9, मुझे कितना कम करना पड़ेगा 9 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं 9 पीछे जाऊं तो पहले इनकी आयु कितनी थी 71। 3 साल पहले तीनों की आयु का योग कितना था 71 था यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। डायरेक्शन का सवाल है दोस्तों। क्या कहता है देखें, इसने कहा सूर्योदय के तुरंत बाद, इसका मतलब सन किधर है ईस्ट के अंदर है। तो मैं लिख लेता हूँ सन ईस्ट में है
तो जो परछाई है, परछाई किधर आएगी, वेस्ट की ओर। रवि मंदिर के सामने पूजा करने के लिए खड़ा है, इसका मतलब रवि और मंदिर क्या है, आमने सामने हैं दोनों। मंदिर की छाया रवि के राइट, मंदिर की छाया किधर आ रही है, रवि के राइट हैंड पे। और हमने क्लास नोट्स के अंदर क्या लिखा है कि जब भी परछाई लेफ्ट राइट हो, जब भी परछाई किधर हो, लेफ्ट राइट, तो फेसिंग या तो नॉर्थ होती है या फेसिंग किधर होती है, साउथ। इसका मतलब रवि और मंदिर इस वर्टिकल ट्रैक के ऊपर है और दोनों का चेहरा क्या, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, अब इसने पूछा तो बताइए मंदिर का द्वार किस ओर है, मंदिर का द्वार किस ओर है। परछाई किसने देखी, रवि ने, और रवि के किधर है, राइट। अब देखो, अगर मैं पहले सोचने में समय नहीं लगाता हूँ, दो पोजीशन है, एक को फिक्स कर लेता हूँ। मैंने माना कि रवि ये है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग रवि के परछाई आ रही है लेफ्ट में, डायग्राम के अकॉर्डिंग परछाई किधर है, लेफ्ट में, और सवाल में कहाँ दिया है, राइट में। इसका मतलब ये रवि नहीं है दोस्तों, ये रवि है। गॉट इट। तो रवि की फेसिंग किधर है, साउथ की ओर। इसका मतलब मंदिर की फेसिंग किधर है, नॉर्थ की ओर। मंदिर की फेसिंग किधर है, नॉर्थ की ओर। और हमसे यही पूछा है कि मंदिर की फेसिंग किधर है, मंदिर का गेट किधर है, नॉर्थ की ओर है। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखें, बनाते हैं इसको। सवाल कह रहा है, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो व्यक्ति मेल भी हो सकता है और व्यक्ति फीमेल भी हो सकता है। राम ने कहा, तो मैं खुद को राम मानते हुए चलता हूँ कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे बहन के पिता, किसकी बहन, मेरी, मतलब मैं कौन, राम। तो ये राम और ये राम की बहन और ये बहन का पिता, मेरी बहन के पिता की पत्नी, तो ये पिता और ये पिता की पत्नी, और पत्नी का भाई है। तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति था वो कौन था, पुरुष था। बताइए कि उस व्यक्ति के पिता का, इस व्यक्ति के पिता का मतलब इसका, मेरे पिता से, ये राम और ये राम का पिता, मेरे पिता से, तो रिलेशन कौन बताएगा, पिता। रिलेशन कौन बताएगा, पिता। तो उस व्यक्ति के पिता का मेरे पिता से क्या संबंध है, तो मेरे पिता, इसको क्या बोलेंगे, ये तो पत्नी और ये पत्नी के पिता, और पत्नी के पिता कौन होते हैं, ससुर। और ऑप्शन में ससुर नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, कि कोई भी रिलेशन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग नन आ जाएगा, और एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा इसका, ससुर। नेक्स्ट सवाल देखें, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है, एनालॉजी का। और इसमें हम क्या करते हैं, नंबर से नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। देखो 12 और 18 मैं बोल दूँ, यहाँ 6 का डिफरेंस है और यहाँ 5 का डिफरेंस है। अब एक मुझे ऐसा ही चाहिए जिसमें 6 और 5 का डिफरेंस हो, तो यहाँ डिफरेंस बड़ा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी डिफरेंस नहीं है, और यहाँ 6 का डिफरेंस है बट इधर 5 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ 13 का डिफरेंस है और यहाँ 7 का डिफरेंस है। तो ऐसा रिलेशन कहीं भी नहीं है। तो इस सवाल में क्या है, नंबर टू नंबर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक पीछे भी हमने एक पेपर के अंदर सवाल किया था, जो उसके अंदर क्या किया था हमने कि जो तीनों नंबर्स हैं उनका सम एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। तो यहाँ देखो, ये जो तीनों नंबर हैं इनका सम आता है दोस्तों 47। इनका सम कितना आता है, 47। तो मुझे एक नंबर ऐसा ही ढूंढना है, 3 नंबर जिनका अगर मैं सम करूँ तो वो क्या आ जाए, 47। तो यहाँ देखें आप, इन तीनों का सम कितना बनता है, 47। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 मिसिंग नंबर का सवाल है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे 32 और 128 से क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहला तरीका इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना या स्क्वायर करना। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ूँ तो इन दोनों नंबर्स का सम आया 160। अब 160 से मुझे क्या बनाना है, 20। तो कैसे बनाऊँ, डिवाइडेड बाई 8 कर दूँ, तो वैल्यू क्या आई मेरी 20। यही मैं नेक्स्ट में लगाता हूँ। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो सम आता है 80, डिवाइडेड बाई 8 करूँ तो वैल्यू 10 आती है। अगर इन दोनों का सम करूँ तो सम आता है 32 और डिवाइडेड बाई 8 करूँ तो वैल्यू कितनी आई 4। अब 4 ऑप्शन में ढूंढे तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है और इस सवाल सारे नंबर आसपास दिखाई दे रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, 2 नंबर से तीसरा नंबर बनाते हैं, तो जो तीसरा नंबर होता है वो बड़ा होता है, बट यहाँ सारे नंबर क्या है, आसपास। तो इसमें क्या लॉजिक है, देखें
कि इन दोनों नंबर का सम और इन दोनों नंबर का सम इक्वल आ रहा है। यहाँ भी 30 है और यहाँ भी क्या है 30 आ रहा है। इन दोनों नंबर का सम 35 है, यहाँ भी सम कितना है 35 इक्वल है। यहाँ दोनों का सम कितना आ रहा है 27, तो यहाँ भी सम कितना आना चाहिए 27, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाए 7। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। एक स्टेटमेंट दे रखा है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने 200 रन बनाए। एक टीम ने कितने रन बनाए 200, जिनमें से 180 रन फिरकी गेंदबाजों ने बनाए और आउट ऑफ 200 200 में से 160 रन किसने बनाए, जो स्पिनर्स थे उन्होंने बनाए। तो पहला निष्कर्ष दे रखा है टीम में 80% फिरकी गेंदबाज है। अब देखो हमारे पास टीम का कोई भी डेटा नहीं है कि उसमें कितने प्रतिशत तो स्पिनर्स थे और कितने प्रतिशत फास्ट बॉलर थे। तो ये क्या है, हाफ स्टेटेड है, अधूरी जानकारी है, इसको हम क्या कर देते हैं गलत। सेकंड इसने लिखा है सलामी बल्लेबाज फिरकी गेंदबाज थे। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो इनके ओपनर्स थे वही स्पिनर्स थे, ये भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो दोनों ही इसके अंदर कंक्लूजन नहीं निकल रहे, तो ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लोग हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, वृत्त की ओर मुख है और जब भी चेहरा टूवर्ड सेंटर होता है तो राइट जो होता है वो एंटी क्लॉक चलता है। देखो इनको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल बनाया, 6 पोजीशन फिक्स करते हैं। पोजीशन हमेशा आमने सामने की तरफ फिक्स करते हैं। चेहरा केंद्र की ओर है, तो जो राइट है सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन की ओर राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसने कहा x और m के बीच l खड़ा है। x और m के बीच कौन है l, तो ये मैंने लिया l, ये लिया x और ये लिया m। यहाँ पॉसिबिलिटी जा सकती है कि l के राइट कौन है लेफ्ट कौन है हमें पता नहीं। नेक्स्ट इसने कहा कि m और t के बीच a खड़ा है। m और t के बीच कौन खड़ा है a, तो यहाँ m इधर ले सकते हैं, फिर a ले सकते हैं, फिर t और दूसरे तरफ भी रिलेशन जा सकता है। नेक्स्ट इसने कहा कि r और l के बीच कौन खड़ा है x, r और l के बीच कौन खड़ा है x, यहाँ से भी दो संभावनाएं जाते हैं। फिर इसने कहा a m के लेफ्ट है, a किधर है m के लेफ्ट। तो देखो अगर m इसको मैं लूँ तो इसका लेफ्ट किधर चलेगा, राइट अगर एंटी क्लॉक है तो जो लेफ्ट है वो चलेगा क्लॉकवाइज। तो अगर मैं m से क्लॉकवाइज चलूँ तो यहाँ a नहीं आ सकता, तो इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। यहाँ फिक्स कौन हो गया x, और अगर यहाँ x फिक्स है तो यहाँ फिक्स कौन हो जाएगा m, तो यहाँ इसको हटा देता हूँ, यहाँ m फिक्स हो गया। गॉट इट। अब देखो वापस से शुरू करते हैं। m और t के बीच कौन है a, तो ये m है, फिर यहाँ लिया a को और यहाँ किसको लिया t को। नेक्स्ट है r और l के बीच x खड़ा है, ये l है ये x है, तो यहाँ किसको लिया r को। और a m के लेफ्ट है, ये m है और m के लेफ्ट कौन खड़ा है a। और किसके लिए आता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर a। और इसने कहा a t के राइट है, ये t और t का राइट एंटी क्लॉक चलेगा, तो यहाँ कौन है a। तो ये अरेंजमेंट अपना बिल्कुल सही है। अब इसने पूछा कि r के नेक्स्ट कौन है, ये r है और r के नेक्स्ट या तो t है या x है, और ऑप्शन में कौन अवेलेबल है x, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसने कहा यदि लाल को नीला कह दे, लाल को क्या कह दे नीला, और नीले को क्या कह दे हरा, नीले को क्या कहा जा रहा है हरा, और हरे को क्या कह रहा है सफ़ेद। तो बताइए आकाश का रंग, तो आकाश का बेसिक रंग कैसा होता है नीला। अब ये नीले को क्या कह रहा है हरा, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 25 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और क्या कहा जा रहा है कि संडे का कोड ये लिखा है, तो बताइए एक्टिव का कोड क्या होगा। तो देखो यहाँ क्या है, जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका अपना पेयर ऑफ लेटर को चेक करते हैं। तो देखो एस का पेयर में कौन आता है एच, अवेलेबल नहीं है। दूसरा तरीका होता है फिक्स कोड। फिक्स कोड क्या कहता है कि जो वर्ड मेरे से पूछा है एक्टिव, क्या ये सारे लेटर ऊपर है क्या, तो एक्टिव के जो लेटर्स है वो संडे में नहीं है। थर्ड हम करते हैं रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, क्या ये सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं, वो भी नहीं है। अगला तरीका होता है अपना कंपैरिजन का,
और कंपैरिजन में हम दो तरह के सवाल करते हैं, एक तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन और एक फर्स्ट टू लास्ट। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं तो देखो +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। तो पहले 3 अक्षरों में क्या हुआ है, +1। तो देखो अगर मैं ए में प्लस करूं तो बी सब में अवेलेबल है, सी में करूं तो डी सब में अवेलेबल है, टी में करूं तो यू 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 और यू। यहाँ तक तो चारों ऑप्शन मेरे लिए क्या है, इक्वल है। फिर आगे क्या किया है, जो बचे हुए 3 लेटर्स हैं इसमें y को पहले ला रहे हैं, YDE। तो यहाँ जो बचे हुए 3 हैं इसमें पहले किसको लाएगा, E को। तो EIV, तो EIV फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, तो पहला ऑप्शन ही क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओड वन आउट का सवाल है, 4 नंबर मेरे पास है और मुझे बताना है कौन सा नंबर डिफरेंट है। तो देखने पे क्लियरली विजिबल है। एक तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 नंबर्स में रिपीटेड डिजिट्स हैं, यहाँ रिपीटेड है 3 3 4 4 7 7। और एक स्टैंडर्ड वे में अगर इसको बोलें तो हम कह सकते हैं कि 3 नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। 3 नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से। तो बचा हुआ कौन सा नंबर है, 21। तो 21 क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्लॉक का सवाल है और बोला है प्रातः 8:30 बजे एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल बताना है। क्या बताना है मुझे, एंगल। तो एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लिखते हैं m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30। m मिनट को रिप्रेजेंट करता है तो 30 इंटू 11/2, h आवर को रिप्रेजेंट करता है, कैंसिल करें तो 15। तो यहाँ वैल्यू कितना है 165 और ये वैल्यू कितना है 240। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 75 डिग्री। तो 8:30 बजे कितना एंगल बनेगा 75। और 75 नहीं होता तो हम 2 एंगल्स बताते हैं और दोनों का सम कितना करते हैं 360। दोनों का सम कितना करते हैं 360। तो सेकंड वाली वैल्यू 360 में से 75 एलिमिनेट करने पे आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी मेरी 285। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। लिखा है a = 1, मतलब उसकी पोजीशन लिख रहा है। तो फैन को 21 कहा है तो मतलब इसकी पोजीशन का सम किया गया है। यहाँ देखो 6 1 14, 14 + 6 20 + 1 21। तो मेरे से टैप का कोड पूछा है, तो ये 20 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे और ये 1 नंबर पे। तो 20 30 36 और 1 37। तो आंसर क्या आ जाएगा 37। सेकेंड लास्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक वर्ड दे रखा है और इसके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मुझे ये देखना है कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो अगर मैं बात करूं, सारे लेटर्स को चेक करता हुआ चलूं, तो KNOW नॉलेज की बात करूं तो KNOW LEDGE सारे अवेलेबल हैं। एजेंसी की बात करूं तो Y लेटर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा शब्द नहीं बनेगा दोस्तों, एजेंसी जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 3 वर्ड्स दे रखे हैं, वेल दे रखा है, मछली दे रखा है और मगरमच्छ दे रखा है। तो जो वेल है दोस्तों वो मेमेलियन में आता है। वेल किस में आता है, मेमेलियन के अंदर आता है। तो वेल का मछली से कोई संबंध नहीं है, वेल का मगरमच्छ से कोई संबंध नहीं है और मछली का भी मगरमच्छ से कोई संबंध नहीं है। तो तीनों वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ अलग अलग हो जाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट सवाल देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है और मुझे इसमें ट्राइंगल गिनने हैं। तो ट्राइंगल गिनते हैं हम। पहले जो ऊपर वाला हाफ है उसके अंदर काउंटिंग करते हुए चलते हैं और यहाँ मैं एक लेटर ले लेता हूँ आई। क्या लेटर लिया मैंने, आई। तो देखो गिनने का तरीका क्या होता है, एक बिंदु से शुरू करते हुए चलते हैं। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से 2 ट्रैक है, पहला आई वाला ट्रैक है, दूसरा बी वाला। तो पहले आई वाले ट्रैक के ऊपर चलता हूँ। तो मैं इनको लिखते हुए चलता हूँ ट्राइंगल को AIG, और इसे से मैं आगे बढ़ूँ तो AC और E। तो यहाँ से तो 2 एंगल बने मेरे पास, 2 ट्राइंगल। अब मैं B वाले ट्रैक के ऊपर चलता हूँ A से। तो देखो यहाँ बना ABI, वापस यहीं से चलते हैं तो बना AB और E। तो ये ट्रैक यहाँ निकल गया। आगे बढ़ते हैं ऐसे, तो हमने लिखा AB और C। ये A बिंदु से निपट गया काम। अब मैं B से शुरू करता हूँ यहाँ से। गॉट इट। तो यहाँ से मैंने देखा पहला बना B, C और I,
सेकंड पे अगर जाऊँ मैं तो बी, सी और ई। अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से आई से, तो एंगल बना मेरा आई, सी और ई। नेक्स्ट पॉइंट बचा मेरा ये वाला सी वाला, तो यहाँ से एक ट्राइंगल और आया, कौन सा, सी, डी और ई। अब मैं डाउनवर्ड अगर आऊँ नीचे की तरफ, तो एक ट्राइंगल बना यहाँ पर इस वाले हिस्से के अंदर, ए, ई, एफ, ये टोटल ट्राइंगल्स बने। ठीक है, बिंदु दर बिंदु हमें चलना है और इनकी काउंटिंग करते हुए चलना है। तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ट्राइंगल्स बने। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर, एक मिसिंग पार्ट है, इसको कंप्लीट करना है मुझे। तो मैं इनमें सिमिलरिटी देखता हूँ, मुझे क्या सिमिलरिटी दिखाई देती है कि देखो सिमिलरिटी है मेरे पास कि ये तीनों जो साइन हैं उनकी डायरेक्शन देखो आप सेम है, और जो बचे हुए दो हैं इनकी डायरेक्शन सेम है सबके अंदर। ठीक है, तो मैं इसी सीक्वेंस के अंदर देखता हूँ मुझे कहाँ दिखाई देते हैं। तो यहाँ नहीं है, यहाँ है मेरे पास, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो ये तो आ गई मेरे पास सीक्वेंस, और ये जो बचे हुए दो हैं यहाँ दोनों सेम हैं। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कुल 35 सवाल आते हैं, 33 नंबर का हमारा सवाल है ये। अब हमने यहाँ क्या देखा कि अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूँ तो आपने देखा कि बाहर जो ट्राइंगल था वो भीतर आया और भीतर जो रोम्बस था वो बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है ये तो उल्टा हो गया। और बात करूँ मैं रोम्बस की, तो देखो इसका ये पॉइंटेड पार्ट है, ये 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री यहाँ से रोटेट हो गया। तो अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो सबसे पहले तो मैंने क्या देखा, ये जो रोम्बस है ये तो भीतर आना है और ये जो पेंटागन है ये बाहर की तरफ जाना है। पेंटागन किधर जाएगा, बाहर, तो सब में बाहर की तरफ है। और फिर मैंने देखा कि ये वाला जो हिस्सा है ये 45 रोटेट होगा। तो अभी ये फ़िलहाल किधर है, नॉर्थ के अंदर, ये जाएगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। किधर जाएगा ये 45 रोटेट होने पर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट इसमें नहीं है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट यहाँ है। अब सेकंड देखो, ये जो पार्ट है, जो रोम्बस वाला पार्ट है आउटर, वो जब इन्वर्टेड होगा तो रोम्बस की फॉर्म में रहेगा। जब वो उल्टा होगा, जैसे देखो जब ट्राइंगल उल्टा हुआ तो ऐसा बना, तो ये जो स्ट्रक्चर है रोम्बस ऐसे, तो ये जब उल्टा होगा तो ऐसा का ऐसा ही दिखाई देगा। तो बी और डी में किस में दिखाई दे रहा है, डी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो जब दो पासों की हम तुलना करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं उनमें कितनी सरफेसेस कॉमन है। तो यहाँ एक सतह समान है, और जब एक सतह समान हो तो हमने रूल में लिखा है कि उस समान सतह से या तो दोनों को क्लॉकवाइज अरेंज करना है या दोनों को एंटी क्लॉक अरेंज करते हुए चलना है। तो 6 4 5 6 1 3, तो 3 के अपोजिट कौन आया दोस्तों, यहाँ 5। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है यहाँ। आज के पेपर का अंतिम सवाल 35 वेन डायग्राम का सवाल है, और इसने क्या कहा है कि जो स्क्वायर है वो शिक्षित व्यक्तियों को इंडिकेट करता है, ये एजुकेटेड को बताता है। नेक्स्ट है जो त्रिभुज है वो शहरी व्यक्तियों को बताता है, अर्बन को बताता है। और जो सर्कल है वो रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को बताता है। अब सवाल हमसे पूछा है ऐसे कितने शिक्षित और शहरी है। शिक्षित शहरी होने का मतलब कि वो स्क्वायर में भी आएगा और ट्राइंगल में भी आएगा। तो 2 नंबर आए मेरे पास, एक तो 5 और एक 9। तो शिक्षित और शहरी कौन है, 5 और 9। और जो रोजगार है, जिनके पास क्या है, रोजगार। तो रोजगार का मतलब इन दोनों में से सर्कल में कौन आ रहा है, सर्कल में आ रहा है इनमें से नंबर 5। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 5th। तो ये थे आज के पेपर के 35 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को देखें, 1-2 सवाल में कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। जैसे एक सीरीज का सवाल था बेस्ड ऑन लेटर्स का, काफ़ी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे अगले पेपर के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।